अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ा अहम इजलास आज पीटीआई का हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अहम मुशावरतें जो कि कई दिनों से जारी थी उसके बाद और आज के भी इजलास में ख़ास तौर पर जो करीबी लोग हैं उनसे मुशावरत के बाद एक हतमी जिसको कहते हैं स्ट्रैटजी वो तैयार कर ली है और किस तरह से प्रेशर को फ़ाइनल हद तक बढ़ाया जाएगा, किस तरह से फाइनली असम्बलियों की तहलील का जो मरहला है उसको मुकम्मल किया जाएगा। ये सारा जो मामला है उसके ऊपर जो है आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू हुई है। इस गुफ्तगू में क्या फ़ैसले हुए हैं ये आपको इस व्लॉग में मैं बताऊंगी और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे जो हुक्मरान जमात है, जो बल्कि हुक्मरान जमातें हैं, उनका एक शिकस्त खुर्दगी का जो एहसास है, जो एक एतराफ़ शिकस्त नज़र आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने किया, वो क्या था, क्यों था और उससे क्या निकलेगा, इसके ऊपर जो है वो आज ख़ास तौर पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। पीटीआई के जो अहम फैसले हुए हैं, सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं। सूरत हाल ये जनाब के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि वो असम्बलियों से निकलेंगे, असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी, केपी असम्बली और पंजाब असम्बली दोनों डिज़ोल्व होंगी और वो तमाम सूबे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत तो नहीं है लेकिन उनके मेंबरान मौजूद हैं, वो उन असम्बली से रिज़ाइन करेंगे और इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली में इस्तीफ़े पहले से दिए जा चुके हैं उन इस्तीफ़ों की तस्दीक की जाएगी ताकि वो इस्तीफ़े भी मंजूरी के मरहले से गुजर सकें। तो ये स्ट्रैटेजी क्यों कर और कैसे बनाई गई है ये अब आपको थोड़ी सी मैं डिटेल्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो जनाब ये सूरत हाल है कि जो कौमी असम्बली के इस्तीफ़े हैं वो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फ़ौरन बाद जब अदम एतमाद की कामयाबी हुई और उसके बाद फिर जो है ये तय किया गया कि आगे इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना, तो फ़ौरी तौर पर उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे। ये इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मजमूई तौर पर 125 से 30 अरकान के दरमियान ने दिए थे और जो मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने ये इस्तीफ़े नहीं दिए थे, वरना अदरवाइज़ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तादाद कुल मिला के कोई 155-160 के करीब थी। लेकिन जब लोग मुनहरिफ हुए तो उसके बाद फिर जो बाकी लोग बचे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी के, उन्होंने फिर इस्तीफ़े दिए थे। अच्छा, उनमें से कुछ इस्तीफ़े आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कबूल कर लिए थे स्पीकर कौमी असम्बली ने और उन पर बड़ी चालाकी होशियारी करते हुए उन्होंने सोचा कि यार वो वाले इस्तीफ़े मंजूर कर लेते हैं जहाँ पर जो अगर हम पिछले इलेक्शन में देखें पीटीआई का जो जीत का मार्जिन है वो बड़ा कम है और अगर जो बाकी सारी जमातें, ज़ाहिर है 2018 के इंतखाबात में तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सारे वोट इकट्ठे हो जाएंगे तो हम पीटीआई को हराने में कामयाब हो जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा था कि हम ये 11 नशस्तें चूज़ करते हैं, इनके इस्तीफ़े मंजूर करते हैं, इन पर हम कम से कम 8-9 नशस्तों पर तो जीत ही जाएंगे और उसके बाद हमारी मज़ीद स्ट्रेंथ भी हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन इनको ये वार उल्टा पड़ा। खान साहब ने इनके साथ जिसको कहते हैं ना नेले पे दैला कर दिया, वो वाली सिचुएशन की। उन्होंने कहा कि आ जाओ फिर मैदान जो, उन्होंने कहा मैं सारी जो ज़िमनी इंतखाब हैं उन पे मैं खुद ही उम्मीदवार बन के खड़ा हो जाऊँगा, ले करवा लें आप ज़िमनी इलेक्शन। और फिर उसके बाद क्या हुआ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो कोई मेन लीडर है वो उनके आगे आके आता खड़ा होता और इंतखाब लड़ता। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे भी वो इंतखाब लड़े और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मेजॉरिटी में वो इंतखाब जीत लिए, सिवाय कराची की और मुल्तान की नशस्त जहाँ पे मेहरबानो कुरैशी साहिबा थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, वो अपनी नशस्त हार गई और कराची से जो है हकीम अब्दुल बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपनी नशस्त जो थी वो जीत ली। तो इस तरह से इन 2 नशस्तों के अलावा बाकी जहाँ जहाँ पे भी इलेक्शन हुए ज़िमनी, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीत लिए, जिससे अब सूरत हाल वाज़े हो गई पीटीएम को कि जनाब अब हम सब मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सक रहे। तो फिर उन्होंने मज़ीद कोई हिमाकत ना करने का फ़ैसला किया, वरना अदरवाइज़ उनका प्लान यही था कि मज़ीद फिर इस्तीफ़े जो है कुछ और हलकों के भी मंजूर कर लिए जाएंगे, फिर वहाँ ज़िमनी इंतखाब कराए जाएंगे। लेकिन फिर अल्टीमेटली उन्हें पता चल गया कि अब यहाँ पर कहीं पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा तो उल्टा ही उसका असर होगा, तो उससे बेहतर ये है कि ये बार बार की पंगे हम ना ही लें और उन्होंने फिर मज़ीद कोई इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। लेकिन इस्तीफ़े ना मंजूर करके एक अजीब सी उन्होंने मुअत्तल वाली सिचुएशन में भी उनको मौलिक वाली सिचुएशन में रखा हुआ है कि इस्तीफ़े मंजूर भी नहीं कर रहे ताकि ज़िमनी इंतखाब ना कराने पड़े और इधर से जो इस्तीफ़े हैं वो दिए भी हुए हैं, तो अपोजिशन का कोई वजूद ही नहीं है कौमी असम्बली में। तो अब पीटीआई ने ये फ़ैसला किया है कि इनके तमाम अरकान
अभी तक इनका ये कहना था, क्योंकि आईनी तौर पर ये ज़रूरी है कि जो इस्तीफ़े मेंबर दे वो उसको तस्दीक करता है कि ये मैंने बग़ैर किसी दबाव के अपनी बिल्कुल बखुशी बरज़ा बकायमी होशो हवास ये इस्तीफ़ा दिया है। तो ये भी नहीं जा रहे थे कौमी असम्बली में कि इस्तीफ़ों की तस्दीक का जो अमल है उसको मुकम्मल कराते। तो अल्टीमेटली अब इन्होंने फ़ैसला किया है कि ये जो इन्होंने बीच में मोहल्लक से किए हुए हैं इस्तीफ़े, इनको भी किसी तरफ लगाई जाए बात को। और इन्होंने अब सोचा है कि हम सब असम्बली में जाएँ, वहाँ जाके स्पीकर के रूबरू ये बयान देंगे, जी हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, हमने अपनी खुशी से बगैर किसी दबाव के दिए। अब जब अगर ऐसा ये कर देते हैं तो फिर अल्टीमेटली स्पीकर को ये इस्तीफ़े मंजूर करने ही होंगे। फिर उसके बाद ऐसी कोई पावर नहीं है उसके पास कि जहाँ पे वो इस्तीफ़े को होल्ड कर सके। तो मतलब कौमी असम्बली की ये तमाम नशिस्तें फिर खाली तस्वुर होंगी। दूसरी जानिब इन्होंने ये सोचा है कि पहले मरहले में पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए और बाद में KP असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए। पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करने का मकसद बुनियादी तौर पर पहले ये है, एक तो ज़ाहिर है कि सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब हैं पंजाब हुकूमत में चीफ़ मिनिस्टर, और उनको मुसलसल जो है वो PDM मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी तरफ माइल करने की कोशिशें भी कर रही है, और मज़ीद लोग भी टूट सकते हैं, चौधरी शुजात भी उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये भी सोचते हुए कि कहीं ये ना हो कि वो किसी मरहले पर, और इस्टेब्लिशमेंट पे भी बहरहाल उनका एक असर रसूख रहा है हमेशा काफ लीग का, और वो कहते हैं कि हम उनको देख के फ़ैसले करते हैं। तो बजाय इसके कि वो किसी मजबूरी या दबाव या किसी मसलहत का शिकार होकर किसी भी वजह से कोई अपना फ़ैसला बदलें, उससे पहले ही उनसे ये काम करवा लिया जाए। तो एक तो ये भी इसमें मसलहत है। दूसरी मसलहत ये भी है कि मेन जो तकलीफ़ होनी है वो पंजाब हुकूमत, पंजाब असम्बली टूटने से ही होनी है। KP असम्बली में सबको वहाँ पर मालूम है कि वहाँ पर तो ज़ाहिर है PDM का और ख़ास तौर पे PMLN का तो वहाँ पर कोई ख़ास वजूद ही नहीं है KP असम्बली में। तो अगर वो पहले तोड़ के वापस दोबारा KP असम्बली में आ भी जाएंगे PTI वाले, तो इन लोगों को इतना ज़्यादा उसका डेंट नहीं महसूस होगा। लेकिन अगर पंजाब असम्बली टूटती है तो फिर PMLN का पूरा जो कहते हैं ना कि सेटअप वहाँ पे हिलेगा, और उन सबको फिर ज़बरदस्ती इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और इस सूरत में जो उनके प्लान्स हैं, जो उन्होंने अपनी एक प्लान ऑफ एक्शन तरतीब दिया हुआ था कि पहले नायली ख़त्म होगी, फिर मियाँ साहब आएंगे, फिर इलेक्शन होंगे, फिर वो कैंपेन लीड करेंगे, तो वो सारा प्लान ऑफ एक्शन जो उनका वो धरा रह जाता है इस सूरत में। तो उन्हें फिर ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा इलेक्शन में अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है। तो मेजर डेंट उनको पड़ेगा जब PMLN को, स्पेशली जब पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होगी। तो अब जो PTI ने फ़ैसला किया वो यही है कि एक तो कौमी असम्बली से हम जाके इस्तीफ़ों की तस्दीक कराएंगे ताकि वो इस्तीफ़े मंजूर हों। नंबर 2 ये कि हम पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करेंगे ताकि पहले इनको यहाँ पे झटका मारा जाए। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा बीच में वक्फा भी दिया जा सकता है कुछ दिनों का, कि जिसमें हुकूमत को फिर एक चांस दिया जाएगा फाइनल, कि वो फिर से बातचीत का जो भी मरहला है उसको तय कर ले, और अगर सारे मुल्क में एक साथ असम्बलीज डिज़ोल्व होती हैं तो उस तरफ जाया जाए। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें फिर कुछ 2-4 दिनों का वक्फा देके फिर KP असम्बली डिज़ोल्व कीजिए, क्योंकि KP असम्बली का कोई इतना इशू नहीं है, वो उन्हें पता है वो अपनी हाथ की बात है। वहाँ पर उनके जो वज़ीर आला हैं वो उनके एतमाद के बंदे हैं, और उनको जब वो जैसे कहेंगे तो वो असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। तो इस वजह से वहाँ पर असम्बली डिज़ोल्व होना कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं है, और वहाँ पे कोई इतना चैलेंजिंग भी नहीं है उनके लिए दोबारा इलेक्शन जीत के आना। असल जो मुकाबला है वो तो ज़ाहिर है पंजाब में होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सूरत हाल है उसको पहले काबू में करना ज़रूरी होगा, और उसके बाद फिर, और वैसे भी सारे सेफ़ हेवन्स वो एक साथ ख़त्म नहीं करना चाहते कि सारी असम्बलियाँ तोड़ के बैठ दें और फिर पीछे से जनाब ये आएँ और उन्हें गिरफ्तारियाँ शुरू कर दें और फैंटी लगाना शुरू कर दें। तो ये चाहते हैं कि एक सेफ़ हेवन जो है वो उनके पास मौजूद रहे KP असम्बली की सूरत में, KP गवर्नमेंट की सूरत में। तो बहरहाल ये थोड़ी स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई है, जो कि अब ज़ाहिर है कि हुकूमत को भी पता चल चुकी है। हुकूमत ने मुतबादिल तौर पर क्या किया है, उन्होंने आके एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आजकल उनकी हर चीज़ की स्ट्रेटजी यही है कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अंबार लगाया जाए। एक बंदा पहले आता है, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर गालियाँ देता है खान साहब को, फिर उनको बुरा भला कहता है। तो वो एक पूरा वो हम देखते हैं सीरीज़ चलती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज उन्होंने मुआशी सूरत हाल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसका अगर ये कहा जाए कि उल्टा उन्हें नुकसान हुआ। उसका नुकसान इस तरीके से हुआ कि आप तो भाई ये नारा लेके आए थे कि मुल्क तो बड़ा तबाह हो रहा है, तो हम तो मुल्क बचाने आए हैं। तो अगर 8 महीने बाद भी आके आपने रोना ही रोना था कि ओ हो हम आज भी बड़ी मुश्किल में हैं, ओ हो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है, मुल्क तो बड़े जो है ना मुश्किलों में घिरा हुआ है, मईशत संभल नहीं रही है, बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। तो अगर आपने आज भी आके रोने ही रोने थे, तो इसका मतलब है आपने तो फिर ये फेलियर अपना एक्सेप्ट कर लिया कि 8 महीने के बाद भी आप आके रो ही रहे हैं। या तो अब ये होता ना कि 8 महीने बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे होते कि देखें जी
उस वक्त जो था वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज हम आपको 130 दे रहे हैं। उस वक्त जनाब आटा जो था वो 85 था, आज हम आपको 50 दे रहे हैं। उस वक्त ये था, आज हम ये दे रहे हैं। अब जनाब सारी जो सिचुएशन है वो बेहतर हमने कर दी है, तो फिर तो एक आपकी अचीवमेंट होती। लोग भी कहते हैं यार गुड यार, इसी मकसद के लिए आप लोग आए थे। लेकिन आपने अगर आके साल बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद रोना ही रोना है कि जी बहुत बुरी हालत, तो फिर बहुत बुरी हालत तो बकौल आपके उस वक्त भी थी, तो फिर आपके आने का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये तो आपने अपनी जिसको कहते हैं कि नाकामी तस्लीम कर ली है कि हाँ भाई ठीक है, हम तो नाकाम ही हैं। तो आप अगले 2 साल भी वहाँ बैठे रहेंगे, फिर भी क्या आप यही कर रहे होंगे आके कि रोते रहेंगे कि जी बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, अपने यहाँ ये कर गया। और फिर उसके ऊपर भी मईशत के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उसमें फिर घड़ी का लेके इशू शुरू हो गए, घड़ी बेच दी, घड़ी बेच दी, घड़ी बेच दी। भाई बात यह है कि अगर तो वो घड़ी ना बिकती और उससे पाकिस्तान के सारे माशी मसाइल सही हो जाते, तो फिर तो हम भी कह रहे होते कि काश खान साहब ये घड़ी ना ही बेचते। भाई इससे तो पाकिस्तान की सारी मईशत हिल के रह गई। एक घड़ी बिकने से क्या पाकिस्तान की मईशत सारी ख़त्म हो गई? क्या उस घड़ी के ऊपर सारी मईशत खड़ी हुई थी पाकिस्तान की, कि जिसके ऊपर जो है वो बिक गई तो उसके बाद मईशत भी ख़त्म हो गई? मतलब बात आप मईशत की करने आए हैं, आप मईशत की बात करें, उसमें फिर आप घड़ी का किस्सा खोल के बैठ गए कि घड़ी उसने बेच दी, घड़ी बेच दी। उसने अपनी घड़ी बेची, जो मर्ज़ी की, लेकिन उससे मईशत का क्या ताल्लुक है, ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन उसमें अगेन वही बात है कि बस खान साहब को बुरा भला कहने का एक वो चांस है। शायद कहीं ना कहीं अभी भी ये खान साहब को क्या कहा गया है कि आप 2 हफ्ते अगर असेंबलीज डिसॉल्व ना करें तो हम फर्दर बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, 20 दिसंबर के बाद से इसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा होगा। आज की व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।